Hello students and welcome to this new lecture where we will see the question answers of chapter number 8. Okay. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। आपके सारे वीडियोस में चैप्टर नंबर 8 ये खत्म हो गया था 3 वीडियोस में। उनके उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हमको डिस्कस करने हैं, तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले 2 पेजेस जो आपके पीडीएफ के हैं वो 2 पेजेस क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 SS question answers. First, choose the correct option. India is a republic country because it is a sovereign country, it is a democratic country, prime minister is elected for certain tenure, people have religious freedom. भाई ये सारी चीजें हैं इंडिया में, लेकिन रिपब्लिक क्यों माना जाता है? बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक है इसलिए रिपब्लिक माना जाता है। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। How many members were there in the formation of Constitutional Committee? 385 members. When Indian Constitution came into existence, भाई कब existence में आया? 26 January 1950, right? Who was the chairman of Constitutional Framework Committee? कौन था chairman? Rajendra Prasad. How many articles and appendices are there in Indian Constitution? 395 and 9. ठीक है, 395 articles हैं और 9 appendices हैं. How many subjects are there in the central list? सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है। सेंट्रल मतलब यूनियन लिस्ट, राइट? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कंप्लीटेड? भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कामकाज कब खत्म हुआ था? तो वो खत्म हुआ था 1949 में, है ना? नवंबर 1949 में कामकाज खत्म हुआ था। चलिए 1 मार्क क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही हैं, तो डोंट वरी। ड्यूअल सिटीजनशिप आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द वर्ड ड्यूअल सिटीजनशिप। Each citizen of the country can possess citizenship of the country and other where person is living of that state is called dual citizenship. भाई इसका मतलब क्या हो गया? कंट्री का जो सिटीजन होता है वो सिटीजन कंट्री का तो माना ही जाता है, और दूसरा जो सिटीजन होता है वो जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, जो स्टेट में रह रहा है उसका सिटीजनशिप मिले उसको बोले हैं ड्यूअल सिटीजनशिप। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज। पार्लियामेंट्री सिस्टम। Parliament is the supreme authority in administration and executive powers of the country. So it is called parliamentary system. हमारे कंट्री के अंदर सबसे बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी, सब काम करने वाला, सब एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे हेड कौन होता है? पार्लियामेंट होता है। सब एग्जीक्यूशन करना, ठीक है, लॉज को एग्जीक्यूट करना, वो काम है पार्लियामेंट का। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों पे, है ना, लोगों का भला करना चाहते हैं, वो लोगों का भला ही उनको करना पड़ेगा, और उनको क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने पड़ेंगे। जो भी लोग पूछते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर भी उनको देने पड़ते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। चलिए यूनियन लिस्ट की बात करते हैं हम। तो यूनियन लिस्ट में क्या है? 97 सब्जेक्ट्स हैं एंड द कंप्लीट पावर ऑफ फ्रेमिंग अ लॉ लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स हैं। आप टेक्स्ट बुक में से यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लिख सकते हैं। 97 सब्जेक्ट्स हैं और फ्रेम एक लॉ को फ्रेम करने के लिए सबसे बड़ा पावर कौन है? पार्लियामेंट। ये प्रूव होता है यूनियन लिस्ट में। मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में उनमें कंप्लीट पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। चलिए बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है उसका लॉ बनाने का पावर कहाँ पे जाता है बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, जैसे यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट होता है तो स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उनके पास ये पावर जाता है ये सारे सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने का। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को देखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इट कंप्राइज ऑफ 47 सब्जेक्ट्स। इसमें 47 सब्जेक्ट्स होते हैं और पूरा पावर जाता है यूनियन और स्टेट दोनों के हाथ में, ठीक है, दोनों डिसाइड कर सकते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, रेसिडुअरी पावर्स की बात करते हैं हम। द सब्जेक्ट इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज नॉट क्लियर।
ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें यूनियन और लिस्ट दोनों के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं, क्लियर नहीं है कि कौन डिसीजन ले सकता है, ऐसे पावर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। रेसिडुअरी पावर्स बोलते हैं उनको। मैटर जो पावर्स का डिवीजन नहीं हुआ होता है उनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो ऐसे सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सके, ऐसे सब्जेक्ट्स पे रूल बना सके। चलिए सोशलिस्टिक की बात करते हैं। The movement which brought social and economic equality to citizens of the country and can seem social, economic and political justice. This is called socialistic movement. तो भाई socialistic का मतलब क्या होता है? ऐसा movement जो social और economic equality जो country के citizens हैं उनको दे सके और social, economic and political justice भी दे सके, उसको हम बोलते हैं socialistic movement. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या? पार्लियामेंट्री और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेड अमेंडमेंट्स, एक्सटर्नल ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स एंड जुडिशियल जजमेंट आर गिवन फॉर जुडिशियल रिव्यू। भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू मतलब जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स अमेंडमेंट्स बनाते हैं लॉस के अंदर, जो एक्सटर्नल ऑर्डर्स पास करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं, और जुडिशियल जजमेंट जो लोअर कोर्ट पास करती है, ये सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू के लिए जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के लिए जाती है कि ये सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मींस विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम और बर्थ, ये सारी चीजों का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए 18 बरस से ऊपर के लोग अपना वोट डाल सकते हैं। दे कैन कास्ट देयर वोट टू देयर चॉइस ऑफ लीडर्स, अपने लीडर्स के चॉइस के मुताबिक उनको जो भी पसंद पड़े उन पे वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। व्हाट इज यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम? अब ये यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम क्या होता है? लेट अस सी। देयर इज जस्ट वन जुडिशरी, मीनिंग द सुप्रीम कोर्ट regulates the high courts at different states. In the case of conflict between state and central government, judiciary plays an important role. इसीलिए उसको बोलते हैं हम यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। यूनिफाइड मतलब वन, एक ही जुडिशियरी सिस्टम है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को रेगुलेट करता है, हाई कोर्ट को चलाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ लफड़ा हो गया, तो वहां पे जुडिशियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है जुडिशियरी सिस्टम और इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रियम्बल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया हुआ पार्ट है प्रियम्बल। एक्सप्लेन करना है आपको। चले, टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल डायरेक्ट्स प्रॉपर गाइडेंस। भाई कोई भी लॉ समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लिखा हुआ कोई भी लॉ समझने के लिए, या वो क्या कहना चाह रहा है वो समझने के लिए, या कोई भी लॉ बनाने के लिए हम हमको प्रियम्बल जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देता है, हमको बताता है कि भाई ये अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल बनना चाहिए। कोई भी लॉ बन रहा है तो उसके बिहाइंड क्या पॉलिसी है, क्या मंतव्य है, क्या माइंडसेट है लोगों का, वो समझने के लिए भी प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रियम्बल शोज दैट सॉल्यूशन ऑफ विच प्रॉब्लम लॉ इज फ्रेम्ड। तो भाई कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए लॉ फ्रेम हुआ है, ये हमको प्रियम्बल बताता है। वर्ड्स शोन इन प्रियम्बल एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो भाई प्रियम्बल के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वो अपना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। The preamble is an extract of Indian Constitution. It is a soul and it has great importance. तो preamble जो है वो इंडिया का ही, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और वो एक आत्मा, हम बोल सकते हैं कि वो एक आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और बहुत ही जरूरी है preamble हमारे लिए। preamble is the key to understanding of the amendments of the constitution। भाई preamble क्या है? preamble जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हो रहे हैं वो समझने के लिए preamble हमारा बहुत जरूरी है। ये आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे जरूरी है देखना है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द प्रियम्बल। ये तो हमको मालूम ही है, प्रियम्बल से शुरू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है इज द कोर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, कोर मतलब बेसिक पार्ट है। प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो प्रियम्बल हमको एक क्लियर आइडिया दिखाता है, क्लियर गोल दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे
क्या गोल्स लगे हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या एम है हमारा, ठीक है, वो हमको बताता है। हाई एम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीलिंग्स इंडिकेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर फॉर द कंट्री ऑफ इंडिया थ्रू प्रियम्बल। तो भाई प्रियम्बल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हाई गोल्स लिखे हुए हैं, फीलिंग्स लिखे हुए हैं, वो हमको बताते हैं कि भाई इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वो डिक्लेयर किया जा सकता है, वेलफेयर स्टेट माना जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए एक वेलफेयर ऑफ द कंट्री बनेगा। Thus, preamble is the key to understanding of the amendments of the constitution। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, उसको समझने के लिए प्रियम्बल बहुत ही जरूरी है। प्रियम्बल सर्व्स एज अ कंपास। प्रियम्बल कंपास की तरह यूज होता है। भाई कंपास मतलब क्या? कंपास मतलब वो जो नाविक यूज करता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन दिखाता है, तो प्रियम्बल हमको डायरेक्शन दिखाता है, वो हमको बताता है। फर्स्ट पॉइंट, प्रियम्बल कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर आइडिया अबाउट एम्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमको बहुत ही क्लियर आइडिया देता है बेटा, ठीक है, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अंदर गोल्स लिखे हुए हैं उसका बहुत ही क्लियर आइडिया हमको देता है प्रियम्बल। टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल डायरेक्ट्स प्रॉपर गाइडेंस। तो भाई कोई भी लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी लॉ जो बना है, जो फ्रेम हुआ है, उसको समझने के लिए और उसका मतलब निकालने के लिए प्रियम्बल बहुत ही जरूरी बैठता है। प्रियम्बल हमको प्रॉपर डायरेक्शन देता है, प्रॉपर गाइडेंस देता है। In Indian Penal Code, if there is any trouble in interpretation of the Constitution, preamble directs proper guidance. It helps as compass। भाई इंडियन पीनल नहीं है, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देना है, ये छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स तो निकलती रहेंगी। PENAL कर देना है, ठीक है। इन इंडियन पेनल कोड, इफ देयर इज एनी ट्रबल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन समझने में अगर इंडियन पेनल कोड में कोई भी प्रॉब्लम पड़ रहा है तो प्रियम्बल हमको प्रॉपर गाइडेंस देता है। तो ऐसे ही वो हमको डायरेक्शन भी दिखाता है। इट हेल्प्स एज कंपास, so it can be said that preamble serves as compass। चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंक्लूजन ऑफ फेडरल यूनिटरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल यूनिटरी तरीके से यूज, मतलब तरीके से गिना जाता है। तो देखिए फेडरल वर्ड तो यूज नहीं हुआ है, यूनियन वर्ड यूज हुआ है। इंडियन इंडिया इज कंसिडर्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इज इंडिकेटेड। एक परमानेंट और इरिवर्सिबल रिलेशनशिप बन जाती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक परमानेंट रिलेशनशिप बन जाती है। कोई भी स्टेट जो होता है वो अपने मुताबिक नहीं चलेगा, वो उनको गवर्नमेंट का मानना ही पड़ेगा। The constitution has clearly marked areas of functioning for both union and state kinds of governments। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही क्लियरली मार्क किया है, बहुत ही क्लियरली बताया है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी तरीके से कैसे चलेंगी, ठीक है, एक दूसरे से मिलजुल कर कैसे चलेंगी। सो स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रेम देयर ओन लॉज एज पर देयर वर्क फील्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने खुद के भी लॉज बना सकती है, और वो जो लॉज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट है सम स्पेशल एंड सुपीरियर पावर्स। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल और सुपीरियर पावर्स तो है ही। दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड ऑफ फेडरल यूनिटरी। फेडरल मतलब बोल सकते हैं कि भाई एक पावर होता है, एक पावर तो है ही, लेकिन यूनिफाइड सिस्टम भी है, ठीक है। हर एक स्टेट को यूनियन के अंदर घोषित किया गया है और उन यूनियन गवर्नमेंट का मानना भी उनको पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूजन ऑफ फेडरल यूनिटरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फर्स्ट पॉइंट, इन इंडियन यूनियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज एक्सेप्टेड। हमारे यूनियन गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्सेप्ट हो गया है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रॉपर एलिजिबिलिटी धराता हो वो इलेक्शन कर सकता है, और वो इलेक्ट मतलब इलेक्शन में वोट भी डाल सकता है। और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी है, वो जो लॉस फॉर्म किए कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो अगर पार कर जाता है तो वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कोई भी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कोई भी पोजीशन जो है वो फैमिली में नहीं पास होती है, ठीक है। वो अपने कैपेसिटी से, अपने ताकत से बनते हैं, ना कि वो फैमिली से बनते हैं। एनी पर्सन आइदर अ लेबरर और अ फ्रूट वेंडर मेसन कैन बिकम सरपंच, तालुका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मेयर, एमएलए और एमपी। कोई भी आदमी अगर भले ही वो मजदूर हो या फ्रूट वेंडर हो, अगर लेडी हो या फिर कोई मेसन, मेसन मतलब कोई मजदूर जो
दीवाल का काम करते हैं, अगर वो है वो भी सरपंच बन सकते हैं, तालुका डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन बन सकते हैं, मेयर बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन सकते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन सकते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर मेड फॉर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। ठीक है, प्रोविजंस, रूल्स बनाए गए हैं ये सारी चीजों के लिए। ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट। इंडिया इज एन इंटीग्रल एंड इंडिविजिबल फेडरेशन। भाई इंडिया जो है वो एक कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है और एक मजबूत पार्ट है। कैसे, चलिए लिखते हैं पॉइंट। इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट, मतलब अल्टीमेट पावर बोल सकते हैं। जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के पास है। कोई भी एक का रोल यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप का रोल यहाँ पे नहीं चलता है, लोगों का पावर है यहाँ पे। वोटर्स कैन इलेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, members of legislative assembly in state, representative, सरपंच on the basis of universal adult suffrage। तो 18 बरस के ऊपर वोटर्स जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, सरपंच को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो लोग वोट डाल सकते हैं। As per constitution of the country, it frames its own policies. State cannot be separated from union। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक वो अपने पॉलिसीज खुद बनाता है, मतलब कंट्री जो है वो अपने पॉलिसीज खुद बनाएगा, और स्टेट जो है वो यूनियन से सेपरेट नहीं हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स। मेंबर्स ऑफ असेंबली हैड डिस्कस थ्रेडबेयर। देखो ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 जब शुरू किया था तभी पढ़ा था, फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो भी मेंबर्स ऑफ द असेंबली थे वो सारे मेंबर्स ने छोटी से छोटी डिस्कस बात की थी। ठीक है, हर एक डिटेल को बात की थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे मैटर्स, जो भी अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनको भी उन्होंने पढ़ा था, उनके भी रूल्स उन्होंने देखे थे, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 295 और 8 आर्टिकल्स, 8 अपेंडिसेस थे, और अब हो गए हैं 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडिसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजनशिप के लिए लिखा हुआ है, उसके अंदर सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है सिटीजन के, स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा हुआ है, यूनियन स्टेट रिलेशंस के बारे में भी रूल्स बने हुए हैं, इलेक्शंस में भी क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और इमरजेंसी प्रोविजन भी लिखे हुए हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे एक्सटेंसिव और सबसे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आइडियल्स आर स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कौन से आइडियल्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। प्रियम्बल कंसिस्ट ऑफ क्लियर आइडिया अबाउट एम्स एंड आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के प्रियम्बल के अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है हमको, मतलब क्लियरली हमको दिख सकता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आइडियल्स फॉलो करता है, कौन से गोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रियम्बल के अंदर सोवेरियन, सोशलिस्ट, सिक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा थिंकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। हर एक सिटीजन जो होता है वो अपना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मेंटेन कर सकता है। लिबर उनको छूट दी गई है सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं चैप्टर्स में। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सच कॉन्सेप्ट इज शोन। तो भाई ऐसे कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर लिखे हुए हैं। हमको इंडिया एज अ कंट्री वो प्रमोट करेगी फ्रेटर्निटी, और इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी अश्योर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और कंट्री के यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करेगी। यूनिटी मतलब एकता, और इंटीग्रिटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी मेंटेन करेगी कंट्री के। ठीक है, अबव आइडियल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रियम्बल। तो ये सारे जो चीजें हैं वो प्रियम्बल के अंदर डिस्क्राइब की गई है। चलिए देख लेते हैं कितना बाकी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। देखो सबसे पहले तो हमको पता ही है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन का मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया है यूनियन और उसके स्टेट्स के बीच में
जो एक परमानेंट चीज हो जाती है, ठीक है, वो निकल नहीं पाते हैं। स्टेट जो है वो कभी अलग नहीं हो पाएंगे इंडिया से। एक फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल पावर डिवाइड की जा सकती है और दोनों के बीच में एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। यूनियन गवर्नमेंट जो है उनको एक स्पेशल और सुपीरियर पावर्स दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने सेपरेट लॉज बना सकते हैं अपने काम के मुताबिक, और अलग अलग प्रोविजन जो स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं उन पे लॉज वो बना सकते हैं। ओके, इन फेडरल स्ट्रक्चर इफ देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट इन पावर और फंक्शनिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, अगर फेडरल स्ट्रक्चर में यूनियन और स्टेट के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाती है, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी लगती है, और वहां पे एक प्रॉपर जजमेंट लिया जाता है। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, वो तो हमको पता ही है। डज इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग सेंटर स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, इसीलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं कि वो फेडरल है। ठीक है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में तो हमने बात की ही थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे दो हाउसेस है पार्लियामेंट के। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो पार्लियामेंट बाई कैमरल है, अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है। ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो है एमएलए, उनको मतलब जो स्टेट के एमएलए होते हैं, जो राज्य के हर एक स्टेट के एमएलए होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो 12 लोगों को इलेक्ट करते हैं जो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग फील्ड्स में राज्यसभा में। ओके। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है और 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल रिटायर होते हैं। उनका जो टाइम लिमिट होता है वो 6 साल का होता है। सेम नंबर 2-2 साल पे अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो वही पोजीशन के लिए इलेक्शन भी होगा तो होता है। लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, ये परमानेंट हाउस नहीं है। इनका 5 साल का टेन्योर रहता है, इनका 5 साल का जॉब होता है लोकसभा में। डेमोक्रेसी मतलब लोकसभा, इन डेमोक्रेसी ट्रू पावर इज एस्टेब्लिश इन लोकसभा ओनली, लोकसभा के अंदर ही ट्रू पावर बोला जा सकता है। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसमें से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। काउंसिल और मिनिस्टर जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी माने जाते हैं। तो जो भी वो काम करते हैं वो पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट को उनको आंसर देना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास तब तक पावर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास उन पे रहता है। अगर लोकसभा का विश्वास चला जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टूट जाएंगे, जो पार्टी है वो बिखर जाएंगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करते हैं, वो तो हमने आगे बात की थी कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है ना। लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह पे पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। तो गवर्नमेंट जो है वो भले ही प्रेसिडेंट के नाम पे चल रहा हो यूनियन के लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर के नाम पे चल रहा हो, एक्चुअली काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो यूनियन लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। भाई अमेंडमेंट्स की बात की थी भाई मेजोरिटी वाला, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है समय और हालात के मुताबिक। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हम जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग कंट्रीज से, सारे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेबल है, वो चेंज हो सकता है। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो ये सारी नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं ऐसे चेंज हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट। अमेंडमेंट्स सिंपल मेजोरिटी से बनते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट है और वोटिंग है, वोट करके वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं। भाई ऐसे अमेंडमेंट्स भी होते हैं, फिफ्थ पॉइंट, जो स्पेशल मेजोरिटी से हमको अटेंड करने पड़ते हैं, जहां पे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी लगते हैं जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होते हैं और वोट दे रहे होते हैं। जो यूनियन स्टेट रिलेशन की बात करें, सिक्स पॉइंट, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन किसका? स्टेट का। ठीक है, स्टेट का। ठीक है, स्टेट का 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर का भी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए। पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए, 50% से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए।
सेवेंथ पॉइंट, अगर कोई भी रूल यूनियन और सारे स्टेट्स के बीच में कुछ रिलेशन की चेंज करने में आता है, तो यहाँ पे नॉट हाफ, नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, 50% ऑफ द स्टेट्स, मतलब 29 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स, 15 स्टेट्स को अग्री होना पड़ेगा, उनको अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और तभी वो चीज चेंज हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियरी भी अपना रूल पास करके, जुडिशियरी भी अपना जजमेंट पास करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकती हैं। पार्लियामेंट जो होता है उसमें मेजोरिटी वोटिंग होता है, वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज कर सकता है। देखो, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ऐसे तो चेंज नहीं ही किया जा सकता है, ठीक है, वो तो कंफर्म ही है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी वोटिंग करने के बाद, अगर मेजोरिटी वोट कर देते हैं और वोट करने के बाद अगर अग्री होता है तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बनाए हुए लॉज चेंज हो सकते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं भाई, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। भाई 42nd अमेंडमेंट्स के अंदर वेलफेयर, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था, ठीक है, और सोशलिस्ट वर्ड के ऐड करने जाने से वेलफेयर हम बता सकते हैं कि भाई लोगों का भला करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी गवर्नमेंट का। इक्विटेबल, देखो नेशनल रिसोर्सेज जो है, ठीक है, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना जो है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाई गई है और बहुत ही इक्वल मेंटेन करी जा रही है, मतलब इक्वल मेंटेन करने का वो लोग रूल फ्रेम कर रहे हैं कि हम उसको इक्वल मेंटेन कर सकें। देखो, जहां जहां इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा इनकम मिल रही है सब लोगों को, कहीं पे बहुत कम इनकम मिल रही है, कहीं पे ज्यादा, तो ये सारी चीजें इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए काम कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट। फिर थर्ड पॉइंट, हर एक आदमी को, हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो लोग प्राउड फील करने चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सारे प्रोविजंस मिलने चाहिए सोसाइटी के अंदर, और डिस्क्रिमिनेशन जो है रिच और पुअर का हट जाना चाहिए, और ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगी। ऑन द अदर साइड, मीटिंग्स आर कंडक्टेड फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, तो so participate or be as a leader while casting vote in section houses और local government elections। तो देखो पार्टिसिपेंट, यहाँ पे पार्टिसिपेट लिखा है, पार्टिसिपेंट जो है वो लीडर की जगह पे कास्ट वोट कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं हाउसेस और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर, हम भी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सबसे पहला पॉइंट, इक्वल एटीट्यूड सबको मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हर एक रिलीजन को। स्टेट कोई भी प्रमोशन करेगा नहीं कोई भी रिलीजन का, स्टेट एक्सेप्ट करेगा कि हम, मतलब कंट्री कंट्री एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हम कोई रिलीजन पे बायस रखते नहीं है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बायस्ड टू एनी स्पेसिफिक रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई भी रिलीजन के लिए बहुत बढ़िया चीज है बहुत खराब चीज है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब रिलीजन को इक्वली कंसिडर किया जाता है। फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। भाई रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, तो वो लोग फ्री है, उनको जो भी रिलीजन फॉलो करना है वो लोग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में इक्वल सिटीजन एक्ट इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यहाँ पे लिखा है कि भाई हर एक सिटीजन इक्वल माना जाता है, और इसीलिए स्टेट को भी सेक्युलर डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट को मतलब गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र, इनको भी सेक्युलर डिक्लेयर किया जाता है, ये लोग भी किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देंगे। Thus, India is a secular country. Secularism is an important feature of democracy and basic feature of constitution. तो इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलरिज्म वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, और इट इज द बेसिक फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए सेक्शन सी, सेक्शन ई का जो आंसर है वो सब चीज ऊपर जो डिस्कस की सेम चीजें हैं, एक बार आपको पीडीएफ जब मैं शेयर कर रहा हूं तब आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और शुरू करेंगे एक बढ़िया सा नया चैप्टर। बाय बाय।